विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का एक महत्वपूर्ण विषय सामाजिक विज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं। अध्ययन और अध्यापन अपनी जगह है। सामान्य से एक चर्चा करते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय जो है उसको 10वीं कक्षा में हम जानते हैं 4 भागों में विभाजित किया, और 4 भागों में अगर इसको हम देखते हैं तो सबसे पहला जो भाग इसमें आता है वो है इतिहास, हिस्ट्री। दूसरा भाग इसका आता है राजनीति विज्ञान। तीसरा भाग इसका होता है भूगोल, और चौथा भाग इसका होता है अर्थशास्त्र। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम विभाजन को लेकर के, तो कक्षा 10वीं में हमारा प्रत्येक जो पेपर है वो 100 अंक का होता है, जानते हैं हम लोग, जिसमें से 80 + 20 का अनुपात होता है। 20 सत्रांक होते हैं जो आपके स्थानीय परीक्षाएं होती हैं उनके आधार पर आपको दिए जाते हैं, और दूसरा 80 अंक का आपका वार्षिक पेपर होता है। इस 80 अंक के पेपर का जो विभाजन है सामाजिक विज्ञान विषय में वो कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। इसमें इतिहास से संबंधित 20 अंक के प्रश्न आते हैं। दूसरा राजनीति विज्ञान से संबंधित भी 20 अंक के प्रश्न होते हैं। तीसरा होता है भूगोल विषय, जिससे संबंधित प्रश्न 18 अंक के होते हैं। और चौथा है अर्थशास्त्र, जिससे संबंधित प्रश्न भी 18 अंक के होते हैं। इस प्रकार इनको मिलाकर के ये 76 अंक होते हैं। और एक नया अध्याय और जुड़ा है अभी पिछले कुछ दिनों से, सड़क सुरक्षा, जो प्रत्येक विषय में 4 अंक का वेटेज इसको दिया गया है। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित 4 अंक के प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपकी वार्षिक परीक्षा, जिसमें कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 30 प्रश्न 80 अंक के होते हैं। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम अगर बात करना प्रारंभ करें, क्योंकि प्रत्येक विषय के लिए यहां एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। सामाजिक विज्ञान विषय अपने आप में विशिष्टता इस बात को लेकर के भी लिए हुए होता है क्योंकि यहां विभिन्न विषयों का समागम एक स्थान पर होता है। सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र को लेकर। अर्थशास्त्र जो कि 18 अंक का वेटेज रखता है वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत, और अपने सामाजिक जीवन में अपने महत्व को लेकर के सर्वविदित और अपनी विशिष्टता को उजागर कर चुका है। बात सर्वप्रथम हम शुरू करें अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में पहला जो आपका अध्याय है वो शुरू होता है आर्थिक अवधारणा। एक सामान्य सी बात कि आर्थिक अवधारणाएं, थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी को अपडेट करूं कि जैसे ही अर्थ का नाम आता है मन तो प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन विषय का अध्ययन करने के दृष्टिकोण से थोड़ा भय व्याप्त भी हमारे अंदर हो जाता है। एक ऐसा विषय जिस विषय को हम जीते
मैं ये कहता हूं अर्थशास्त्र पढ़ने का विषय नहीं है, अर्थशास्त्र हमारे जीवन का विषय है। मनुष्य की विचारधारा की जो संक्रियाएं हैं उसका 97% भाग आर्थिक तंत्र से ही प्रभावित होता है। हम जीते अर्थशास्त्र हैं, हम खाते अर्थशास्त्र हैं और हम सोचते भी अर्थशास्त्र हैं। तो ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण विषय, उसकी एक महत्वपूर्ण अवधारणाएं जिन्हें हम कहें आर्थिक अवधारणा। देखिए, आर्थिक शब्द को अगर शुरू करते हैं हम, तो ये इसको हम विषय के इतिहास से भी थोड़ा जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि 10वीं का स्तर है इसलिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब यहां अगर देखें तो अर्थ में एक प्रत्यय से शब्द बना है आप। अर्थ पूछा जाए कि भाई अर्थ क्या है, तो कुछ कहेंगे वो अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, कुछ कहेंगे बोले साहब अर्थ का मतलब मीनिंग होता है। लेकिन अगर हम 4 पुरुषार्थों में जाकर के ढूंढते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वहां से ये शब्द निकलता है अर्थ। और एक प्रत्यय पूर्वक शब्द बना आर्थिक, मतलब अर्थ से संबंधित। आर्थिक मतलब अर्थ से संबंधित। अब बात यहां आती है कि आर्थिक अवधारणाएं यानी अर्थ से संबंधित अवधारणा क्या कहलाएंगी? आर्थिक अवधारणा। इसी से मिलता हुआ एक शब्द आता है आर्थिक क्रिया। आर्थिक मतलब अर्थ से संबंधित और क्रियाएं यानी वे क्रियाएं जिन्हें व्यक्ति धनोपार्जन के लिए या अर्थोपार्जन के लिए करता है, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वे सभी क्रियाएं जिन्हें जो धन से संबंधित होती है उन सब को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य धनोपार्जन के लिए करता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब बात यह आती है कि हम अपने सामाजिक जीवन में और सामाजिक सरोकार में जब चीजों को देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, हमारे पिताजी दुकान करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? बोले साहब धन कमाना। तो वो क्रिया भी क्या है? वो क्रिया भी आर्थिक क्रिया है। एक बस स्टैंड पर चाय की खड़ी चलाने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से काम करता है? धन कमाना। वो भी क्या है? आर्थिक। एक किसान व्यक्ति खेत में गेहूं पैदा कर रहा है, किस उद्देश्य से पैदा कर रहा है? धन कमाने के उद्देश्य। तो इस प्रकार अगर हम बाह्य जगत में अगर हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती हैं। अगर हम चाहें विद्यार्थी अपने लिए तो यहां अपने आसपास घटित होने वाली 10 आर्थिक क्रियाओं को नोट कर सकते हैं। आप कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं? हमने देखा एक व्यक्ति पंचर लगा रहा है, हमने देखा एक हलवाई दुकान कर रहा है, हमने देखा एक व्यक्ति होटल चला रहा है, हमने देखा एक वकील केस लड़ रहा है, एक शिक्षक अध्यापन का कार्य करा रहा है, एक डॉक्टर रोगियों को देख रहा है। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं, सबके पीछे जो उद्देश्य है वो धन कमाना है या धनोपार्जन से संबंधित ही है। अब ये कई सारे जो मैंने उदाहरण दिए, चाहे वो वकील का उदाहरण दिया, चाहे वो अध्यापक का उदाहरण दिया, चाहे वो मैंने पंचर लगाने वाले
किसान काज, इन सब जो क्रियाओं को हम देखते हैं, इन सब क्रियाओं को हम जो विभिन्न उदाहरण हैं, इन सब को समाहित करते हुए हम इन आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कई बार 5वां नाम भी हम इसको ले देते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखें तो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, एक्सचेंज और वितरण। कई बार राजस्व को भी हम इसी के अंतर्गत समाहित करते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं जो पूरे जगत में संपादित की जा रही है, उन सब उदाहरणों को हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया? केवल 5 भागों में। उपभोग, कोई भी व्यक्ति भोजन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर अध्यापक से विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है तो वो भी उपभोग कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है तो वो भी उपभोग कर रहा है। उपभोग यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का जो प्रयोग करता है, जो इस्तेमाल करता है, वो उपभोग कहलाता है। अभी गर्मी का मौसम है, पंखा चला हुआ है, क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इस समय हमारी आवश्यकता है, हम उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हमारा क्या है? वही उपभोग है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोग उपभोग यानी वस्तु और सेवा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। और जो व्यक्ति इसका उपभोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। अब इसके अंतर्गत सभी वो चीजें आ गई जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं उत्पादन। अब इसके अंतर्गत किसान गेहूं अगर पैदा कर रहा है, वो सभी आर्थिक क्रियाएं इसमें आएंगी। कपास का कर रहा है या किसी और का कर रहा है। तीसरी चीज बिस्कुट बना रहा है कोई, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। कोई अगर मान लीजिए टोस्ट बना रहा है, वो इसके अंतर्गत, नमकीन बना रहा है, भुजिया बना रहा है, जो कुछ भी है वो सब उत्पादन के अंतर्गत आता है। बात यहाँ ये भी होती है कि भाई उत्पादन क्या है? सामान्य सा शब्द जानते हैं, परिभाषा के रूप में अगर इसको व्यक्त करना चाहे तो थोड़ा सा मुश्किल है। जानते थे कि उत्पादन भाई क्या है, लेकिन इसको परिभाषा के रूप में कैसे व्यक्त करें? उत्पादन होता क्या है? जैसे हम आटा लेकर के आए, हमने ब्रेड बना दिया, हमारा इनपुट आटा था, आउटपुट ब्रेड है। तो पहली चीज तो यह है कि इसमें हमने क्या किया? रूप परिवर्तन। पहली चीज तो हमने क्या किया उत्पादन में? रूप परिवर्तित किया। अब केवल रूप परिवर्तन से काम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि रूप परिवर्तन के साथ ही हमें उसमें उपयोगिता को भी समाहित करना है। आटे को आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। सीधा आटा थोड़ी खा सकते, आटा से या तो रोटी बना करके खाएंगे। अब उसका रूप परिवर्तन के साथ ही उसमें हम उपयोगिता को भी समाहित करेंगे। उपयोगिता का गुण समाहित करेंगे, यानी वस्तु में उपयोगिता के गुण को जब हमने समाहित कर दिया तो उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। आटा 18 रुपया किलो और ब्रेड 40 रुपया किलो, 50 रुपया। जैसे गन्ना 5 रुपया किलो और चीनी 38 रुपया किलो। वैसी ही स्थिति हमने क्या किया? रूप परिवर्तन किया, उपयोगिता का गुण आ गया और मूल्य भी हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो यानी कि वस्तु अथवा सेवा में के रूप परिवर्तन को रूप परिवर्तित कर उपयोगिता मूल्य का सृजन करना, क्रिएट करना, उपयोगिता मूल्य का सृजन करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। बात थोड़ी सी यहाँ कहने को बड़ी व्यापकता लिए होती है प्रत्येक चीज। उत्पादन की अगर हम बात करें तो अब उत्पादन होता है साधनों के माध्यम से। तो कहें हम इसको अगर ज्यादा डिफाइन करना चाहें कि उत्पादन के साधनों का उपयोग करके
उत्पादन के साधनों का उपयोग करके वस्तु और सेवाओं का रूप परिवर्तन कर उसमें उपयोगिता मूल्य का सृजन करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। बात जब यही आई है तो बात यहां पर यह भी आती है कि भाई फिर उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, बताओ कौन कौन से हैं साधन? बात की उत्पादन हम कर रहे हैं तो उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? आप देखो आसपास, किसान अगर गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल कर रहा है? जवाब सीधा सा आएगा, बोल साहब गेहूं का उत्पादन तो तब होगा जब सबसे पहले हमारे पास में क्या होगी? भूमि होगी, मतलब जमीन होगी। भूमि होगी या जमीन होगी तब हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और अकेली जमीन में काम हो जाएगा? सीधा सा जवाब है नहीं। जमीन के साथ में हमें आवश्यकता होगी सब जुताई करने के लिए ट्रैक्टर की, हल बैल, जो भी जैसी स्थितियां हैं उसकी आवश्यकता होगी। कहने का मतलब मशीनरी की आवश्यकता, और मशीनरी को हम समाहित करते हैं उत्पादन के दूसरे साधन पूंजी के अंदर। तो उत्पादन का पहला साधन भूमि हो गया, दूसरा साधन पूंजी हो गया। अब क्या इससे काम हो जाएगा? इन सबको करने वाला किसान तो चाहिएगा, या बिना किसान के काम हो सकता है? बिना किसान के काम नहीं हो सकता। खेत पड़ा रहेगा, ट्रैक्टर खड़ा रहेगा, बीज रखा रहेगा, उस सबको करने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए। ठीक वैसे ही गन्ना पड़ा रहेगा, मिल खड़ी रहेगी, लेकिन चीनी नहीं बनेगी जब तक इसको करने वाला व्यक्ति नहीं, और वह व्यक्ति श्रम, और इसी को वो व्यक्ति, हमें क्या चाहिए? मजदूर चाहिए, हमें चाहिए लेबर, जिसको हम कहते हैं श्रम। और भूमि, पूंजी, श्रम, इन सब को ऑर्गेनाइज करे कोई व्यक्ति, वो कहलाता है उद्यम, जिसको हम कई बार दूसरा एक नाम दे देते हैं तो साहस, करेज। क्योंकि ये सारा काम करने के लिए में रिस्क होता है, और जो रिस्क उठाता है वही रिवार्ड वाला है। इसलिए इसको कहते हैं साहसी, क्योंकि इसने करेज उठाया, साहस उठाया है। तो इस प्रकार उत्पादन के जितने भी साधन हैं हम उनको 4 रूपों में डिफाइन करते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। तो इन साधनों का इस्तेमाल करके वस्तु और सेवाओं के रूप परिवर्तन कर उपयोगिता मूल्य का सृजन करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन के बाद बात हम करते हैं तीसरी आर्थिक क्रिया, जिसे हम कहते हैं विनिमय, एक्सचेंज, लेन देन। अब जब बात लेन देन की आती है तो सीधे दिमाग में आता है बाजार, यानी एक वस्तु अथवा सेवा के बदले परस्पर वस्तुओं का क्या करना? लेन देन करना। हम दुकानदार के पास गए, पैसे दिए, समोसा खाया, लिया, खाया नहीं खाया तो वो हो गया, लिया। वस्तु और सेवाओं के बदले परस्पर वस्तु और सेवाओं का लेन देन करना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं वितरण। अब आप थोड़ा सा यहां एक चीज स्पष्ट में करूं कि मेरे इनको बताने का उद्देश्य यही था। इनको अगर नहीं बताता तो वितरण समझ में नहीं आता। अब वितरण क्या है? वितरण का मतलब होता है एलोकेशन, अंग्रेजी में अगर कहें वितरण, बांटना। भाई बांटेंगे किसको बांटेंगे? हम बांटेंगे तो उसी को जिसका उत्पादन किया है। अब वितरण का मतलब आवंटन करना, बांटना, किसको? जिसका उत्पादन किया है। यानी कि उत्पादन किया है, मान के चले हमने 1000 रुपए के ब्रेड का उत्पादन किया, अब इसको बांटेंगे कैसे? किसको बांटेंगे? जिसने उत्पादन किया। अब उत्पादन किया किसने है? उत्पादन किसने किया? इन्होंने। वो किस चीज ने? भूमि ने, पूंजी ने, श्रम
हजारों के ही सामूहिक प्रयासों का परिणाम तो ब्रेड है। तो ब्रेड का उत्पादन 1000, अब इनको कितना दिया जाए, किसको कितना बांटा जाए, ये डिपेंड करता है इन्होंने कितना कितना योगदान दिया। जिसका जितना योगदान है उसको उसी के अनुपात में उत्पादन का आवंटन करना क्या कहलाता है? वितरण। जैसे भूमि को हमने 200 रुपए दे दिए, पूंजी को हमने 300 रुपए दे दिए, श्रम को हमने 300 दे दिए और साहस को हमने 200। इस प्रकार से उत्पादन के विभिन्न साधनों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले जो आवंटन किया जाता है, जो वितरण किया जाता है, जो बांटा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। यानी ये स्पष्ट हो जाए, भूमि को उनकी दी गई सेवाओं के बदले मिलने वाला जो पारितोषिक होता है वो लगान कहलाता है, पूंजी को उनकी सेवाओं के बदले मिलने वाला पारितोषिक ब्याज कहलाता है, और श्रम को मजदूरी और उद्यमी को लाभ। भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। यही आवंटन करना क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। लेकिन आजकल अगर हम देखते हैं एक नई अवधारणा विकसित ये हो रही है, क्योंकि राज्य लगभग सभी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में अपने आप को परिवर्तित कर चुके हैं, और ऐसी स्थिति में आगमन हो जाता है किसका? सरकार। अब सरकार इन विभिन्न क्रियाओं को अपने छत्र छाया में संपादित करवाती है, लेकिन इसके अलावा अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यकता उसको भी अपने आय और व्यय की होती है। और ये सभी सरकार की जो आय और व्यय संबंधी गतिविधियां होती हैं, उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? राजस्व के अंतर्गत करते हैं। तो कहने का मतलब, अध्याय कंटिन्यू कितना लंबा इसको किया जा सकता है, हम अगली क्लास में इसके बाद देखेंगे कि कहने का मतलब है आर्थिक क्रियाएं। इन आर्थिक क्रियाओं को जिस किसी परिवेश में संपादित किया जाएगा वो कहलाएगी वो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।